नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब लोग चकाचक होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये इन्वायरमेंटल साइंस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर किसी ने ये वीडियो पूरी तरह देख लिया, समझ लिया और पढ़ लिया तो किसी भी एग्जामिनेशन में, खासकर स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम जो होते हैं, रेलवे वगैरह जो एग्ज़ाम होते हैं, उनमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन वो आराम से टैकल कर लेगा। ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जितने भी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन हैं उनको देखेंगे। ठीक है। रामसर कन्वेंशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं रामसर वेटलैंड के बारे में, भारत में टोटल 85 रामसर वेटलैंड है। ठीक। 1971 में रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था। रामसर ईरान में एक शहर का नाम है। तो रामसर कन्वेंशन 1971 में साइन हुआ, 1975 में लागू हुआ और 1 फरवरी 1982 को हमारे देश की कंट्री ने रामसर कन्वेंशन पे साइन किया और 2 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। तो रामसर कन्वेंशन 71 में साइन हुआ, 75 में लागू हुआ और भारत ने इसके ऊपर 1982 पे सिग्नेचर किया था। देन देयर आफ्टर 1972 में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का नाम दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है ये कॉन्फ्रेंस। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट भी कहलाती है। मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट कहिए या स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कहिए, एक ही बात है। ये स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में 1972 में हुआ था और यहीं पर नींव रखी गई थी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की। 1972 में ये संस्था बनी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी में, केनिया की कैपिटल नैरोबी में। और इस पूरे के पूरे कॉन्फ्रेंस में 26 प्रिंसिपल्स का आप कह सकते हैं पूरा का पूरा सेट लॉन्च किया गया था फॉर द ह्यूमन इन्वायरमेंट। देन देयर आफ्टर 1973 में एक कन्वेंशन साइन होता है जिसका शॉर्ट फॉर्म है साइट्स, अर्थात कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। जी ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं साइट्स। 73 में साइन हुआ, 75 में लागू हुआ और हमारे देश ने साइट्स कन्वेंशन के ऊपर 1976 में साइन किया। मेनली आप ये याद रखिएगा कि ये कब आया और कब लागू हुआ, मतलब कब इसके ऊपर सिग्नेचर हुआ और किस साल ये लागू हुआ। देन देयर आफ्टर बॉन कन्वेंशन आता है। बॉन कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। मैंने ये इसलिए दे रखा है क्योंकि अक्सर मान लीजिए अब आपके सामने बॉन कन्वेंशन दे दिया क्वेश्चन में और उसके सामने पूछ लिया कि बॉन कन्वेंशन किस टॉपिक के ऊपर था। तो बॉन कन्वेंशन माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल के ऊपर था। 1979 में साइन होता है, 1983 में लागू होता है, मतलब 4 साल के बाद, और 1983 में हमारा देश बॉन कन्वेंशन पर साइन करता है। देन देयर आफ्टर वियना कन्वेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। ठीक। तो वियना की जो कन्वेंशन था वो था प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर के ऊपर। ये 1985 में साइन होता है, 1988 पे लागू होता है और हमारा देश इस पे साइन करता है सन 1991 में। देन देयर आफ्टर आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी ओजोन लेयर के ऊपर ही था। ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन होता है, 1989 में लागू होता है और हिंदुस्तान मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे साइन करता है सन 1992 में। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, रामसर कन्वेंशन 71 में साइन हुआ, 75 में लागू हुआ। देन देयर आफ्टर जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है जिसके बेसिस पर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की नींव रखी गई, वो 1972 में आया। 1972 में मतलब वो कॉन्फ्रेंस हुआ। देन देयर आफ्टर साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, ये 1973 में साइन होता है, 1975 में लागू होता है। देन बॉन कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, ये 79 में साइन होता है, 83 में लागू होता है। वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये दोनों ओजोन लेयर के ऊपर था, लेकिन वियना कन्वेंशन 85 में साइन होता है और 1988 में लागू होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में साइन होता है और 1989 में लागू होता है। देन देयर आफ्टर अगला आता है बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन जो कि कंट्रोल द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ हैजार्डस एंड अदर वेस्ट, इस टॉपिक के ऊपर ये पूरा का पूरा बेसल कन्वेंशन हुआ था। 89 में ये कन्वेंशन साइन हुआ था, 1992 में लागू हुआ था और 1992 में ही हमारे देश ने बेसल कन्वेंशन पर साइन किया था। देन देयर आफ्टर 1992 में एक कन्वेंशन हुआ था जिसका नाम था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो लागू हुआ था सन 1993 में।
भारत ने 1994 में इसके ऊपर सिग्नेचर किया था। 92, 93, 94, दैट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देन UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, ये 1992 में साइन होता है, 1994 में लागू होता है और भारत ने 1992 में ही इस पर साइन किया था। तो 1992 में देखा जाए तो दो कन्वेंशन है। पहला कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 92 में साइन होता है, 93 में लागू होता है, एंड UNFCCC 1992 में साइन होता है, 94 में लागू होता है। देन 1994 में ठीक एक कन्वेंशन होता है, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन 1994 में साइन होता है। भारत भी 1994 में ही साइन करता है और 1996 में ये लागू होता है। ठीक है। कार्टाजीना प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्टाजीना प्रोटोकॉल जो कि बायोसेफ्टी के ऊपर था, ये सन 2000 में साइन होता है, 2003 में लागू होता है। हमारा देश भी 2003 में ही कार्टाजीना प्रोटोकॉल पर साइन करता है। देन स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था किसके ऊपर? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के ऊपर। 2001 में ये साइन होता है, 2004 में ये लागू होता है। भारत साइन करता है सन 2002 में। अगला कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। ये 1979 में 12 से लेकर 23 फरवरी होता है और इसको करवाया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कहाँ पे? जिनेवा में। तो याद रखिएगा कि पहला वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 1979 में हुआ था। ठीक है। पहला ह्यूमन इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने पढ़ा 1972 स्टॉकहोम में, ठीक, जब UNEP का निर्माण होता है। और 1979 में पहला वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था। कब? 1979 में। एंड कहाँ पे? जिनेवा में। कौन करवाता है? WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल 2010 में साइन होता है और 2010 में ही लागू होता है, मतलब फोर्स में आता है। और भारत 2011 में सिग्नेचर करता है नागोया प्रोटोकॉल के ऊपर। मिनामाटा कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मरकरी के ऊपर। 2013 में ये साइन होता है, 2017 में लागू होता है। भारत 2014 में इसके ऊपर साइन करता है। किगाली एग्रीमेंट या किगाली अमेंडमेंट, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अमेंडमेंट कहते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन लेयर के ऊपर था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आता है, 89 में लागू होता है। किगाली एग्रीमेंट 2016 में एज अ अमेंडमेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन होती है। 2019 में ये लागू होती है और 2021 में भारत इसके ऊपर सिग्नेचर करता है। देन आता है रॉटरडैम कन्वेंशन। 1998 में रॉटरडैम कन्वेंशन साइन होता है, 2004 में ये लागू होता है और भारत 2005 में इसके ऊपर सिग्नेचर करता है। और ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया। वो जो हम लोगों ने पढ़ा ना कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के ऊपर एक स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई थी, वो COP10 थी 2001 में। ठीक है। और एक बात मैं आप लोग को और बता देना चाहता हूँ, COP29 ये बाकू में हुई, अजरबैजान की कैपिटल। COP30 कहाँ पर होना है? ब्राज़ील में होना है। ठीक। COP28 कहाँ पे हुआ है? दुबई में हुआ है। COP27 कहाँ पे हुआ है? इजिप्ट के शर्म अल शेख में हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। और COP26 आई थिंक ग्लासगो में हुआ है। ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट कन्वेंशन थे जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो नॉर्मली पूछा जा सकता है कि ये कन्वेंशन किस पे बेस्ड है। दूसरा कि ये कब साइन किया गया, क्रोनोलॉजी के ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है। नाउ अब कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में हमारे देश में लागू हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975। एयर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। प्रोजेक्ट रेड पांडा 1994। ये बिल्कुल क्रोनोलॉजी के हिसाब से तैयार कीजिएगा। देन ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस
रेगुलेशन एंड द कंट्रोल रूल्स 2000 में, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2005, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009, ठीक है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनती है सन 1960 में। यमुना एक्शन प्लान, मतलब यमुना को साफ करने के लिए 1993 में ही यमुना एक्शन प्लान बना दिया गया था, मगर अभी तक यमुना साफ हुई नहीं, ठीक। नेशनल अफॉरेस्टेशन एंड द इको डेवलपमेंट बोर्ड सन 1992, नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम 1999, ठीक है। नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आया है 2001 में, और 2011 में नेशनल वाटर मिशन आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेशनल वाटर मिशन 2011 में आया है, ठीक है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 अभी 4-5 साल पहले आया है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। और नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया ये 2014 में आया है। तो रिसेंट देखेंगे तो नेशनल वाटर मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है 2011 में, यमुना एक्शन प्लान 1993 में, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में, और नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया ये 2014 में आया है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल एक्ट थे, ये इंपॉर्टेंट है क्रोनोलॉजी के हिसाब से। नाउ अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये चीज़ अगर आप लोगों ने याद कर ली तो फिर इन्वायरमेंट में कुछ बचेगा नहीं। सबसे पहले जो टर्म है बायोस्फीयर, इसको कॉइन किसने किया था? एडवर्ड सूस ने 1875 में, ठीक। इकोलॉजिकल नाइकी ये टर्म कौन लेकर आया? ग्रीननेल, इस टर्म को कॉइन किया था ग्रीननेल ने। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इसको नॉर्मन मेयर्स ने कॉइन किया था, जो कि एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे 1988 में। हमारे देश में जैसा कि आप जानते हैं 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। डीप इकोलॉजी ये टर्म कॉइन किया है आर्ने नाइस ने। इकोसिस्टम जो वर्ड है उसे 1935 में कॉइन किया गया सर ऑर्थर जॉर्ज टेंसले के द्वारा, और इकोलॉजिकल ट्रांजिशन टर्म को कॉइन किया गया बेनेट के द्वारा। इकोलॉजी वर्ड लाया गया है अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा 1866 में, और ग्रीन हाउस गैसेस ये टर्म कॉइन किया था फोरियर ने। बायोडाइवर्सिटी टर्म 1985 में कॉइन किया है किसने? वॉल्टर जी रोजन ने। सीधी सी बात है, अगर बायोडाइवर्सिटी बेहतर होगा तो रोज ही रोज नजर आएंगे। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसने किया था? नॉर्मन मेयर्स ने। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी लेकर आए थे फ्रेडरिक क्लीमेंट। ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछते जाते रहेंगे, ठीक है। फ्रेडरिक क्लीमेंट। और याद रखिएगा, फॉग को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे रिंगलमैन स्केल कहते हैं। तो मैं एक बार फिर से आप लोग को बता देना चाहता हूं, ऊपर से शुरू करते हैं। तो टर्म बायोस्फीयर कौन लेकर आया, मतलब किसने कॉइन किया? एडवर्ड सूस। इकोलॉजिकल नाइकी ग्रीननेल। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नॉर्मन मेयर्स। डीप इकोलॉजी आर्ने नाइस, ठीक है। इकोसिस्टम आर्थर जॉर्ज टेंसले, ठीक। इकोलॉजिकल ट्रांजिशन बेनेट। इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकेल। ग्रीन हाउस गैसेस फोरियर, और बायोडाइवर्सिटी वॉल्टर जी रोजन, एंड मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी फ्रेडरिक क्लीमेंट। नाउ आप क्या जानते हैं दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर अक्सर सवाल पूछा जाता है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये 1987 में पहली बार ब्रंटलैंड की एक रिपोर्ट थी, आवर कॉमन फ्यूचर। वहाँ पर पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड निकल कर आया, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा आवर कॉमन फ्यूचर, ये जो पूरी की पूरी आप कह सकते हैं जो प्रोग्राम हुआ था, जिसका थीम था आवर कॉमन फ्यूचर, जिसकी रिपोर्ट थी ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ये वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा करवाया गया था सन 1987 में। आप लोगों ने अगर क्लास 12th की एनसीईआरटी किताब पढ़ी है तो उसमें इसका जिक्र है, ठीक। रियो अर्थ समिट, ये तो क्लास 10th में आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ी होगी, जो 1992 में हुई थी 3 से लेकर 14 जून। आप बस ईयर याद रखिएगा, ठीक है, जिसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं। ये कहाँ हुआ था? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। यहाँ इस रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस में, जिसको हम रियो अर्थ समिट भी कहते हैं, एजेंडा 21 लॉन्च किया गया था, ठीक है। 300 पन्नों का एक प्लान था। इस प्लान में क्या था कि किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जाए 21st सेंचुरी में, इसीलिए इसका नाम था एजेंडा 21। इसके बाद 1972 में
रिसर्चर एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं द लिमिट टू ग्रोथ, ठीक है, जिसको कमीशन किया जाता है क्लब ऑफ रोम के द्वारा, लिमिट टू ग्रोथ, क्लब ऑफ रोम। अच्छा, ये जो इन्वायरमेंट वर्ड है इसको किसने कॉइंड किया था? भाई इकोलॉजी पढ़ लिया, हम लोगों ने इकोलॉजी पढ़ी, इकोलॉजिकल नाइकी पढ़ी, बायोडाइवर्सिटी पढ़ा, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पढ़ा। इन्वायरमेंट जो वर्ड है उसे सन 1828 में स्कॉटलैंड के लोलैंड में थॉमस कार्लाइले ने क्या किया था? कॉइंड किया था, थॉमस कार्लाइले ने। 2015 में यूएन के जितने मेंबर हैं, यूएन के फिलहाल 193 मेंबर हैं, यूएन के जितने भी मेंबर हैं उन्होंने यूएन 2030 एजेंडा अडॉप्ट किया था कि ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इनको 15 साल के अंदर अंदर अचीव करना है। लेकिन फ़िलहाल हालात ये है कि 2068 तक 2068 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव नहीं हो सकते। ठीक, तो 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कॉन्सेप्ट आया, वो जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे। अच्छा जी, नाउ अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। दोस्तों, आप लोगों ने प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के बारे में तो पढ़ा ही होगा। अक्सर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट उसे कहा जाता है जो डायरेक्टली एमिट होते हैं सोर्स से। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, NO2 हो गया, सल्फर के ऑक्साइड हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, और जितने भी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, एरोजॉल हैं, ये सारे के सारे क्या है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट होते हैं जो डायरेक्टली सोर्स से निकलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक, एरोजॉल, ये सारे के सारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं। नाउ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो एटमॉस्फेयर में बनते हैं, जो कि डायरेक्टली एमिट नहीं होते हैं किसी सोर्स से, लाइक फ्रॉम व्हीकल और पावर प्लांट। ठीक, तो जैसे कि ओजोन डायरेक्टली तो एमिट होता नहीं है, ओजोन तो एटमॉस्फेयर में बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड जो कि एसिड रेन के कंपोनेंट होते हैं। पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5, PM 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आपको सेकेंडरी याद रहेगा तो प्राइमरी आप आसान से पता लगा लेंगे। सेकेंडरी में कौन कौन है? सेकेंडरी वो हैं जो डायरेक्टली सोर्स से एमिट नहीं होते, इन्वायरमेंट में या कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में बनते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ओजोन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक, नाउ अगला क्या है दोस्तों? एक वर्ड होता है जिसे कहते हैं कॉमन कार्बन मेट्रिक। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कॉमन कार्बन मेट्रिक एक तरह का टूल है, एक तरह का कह सकते हैं कि औजार है, जिसको डेवलप किया गया था UNEP के द्वारा। ये UNEP कब बनी थी? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 1972 में, जब कॉन्फ्रेंस होता है ह्यूमन इन्वायरमेंट के ऊपर। कहाँ पर? स्टॉकहोम में। तो इसका निर्माण किया जाता है। ठीक, ये एक टूल है जो कि UNEP के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसे हम कॉमन कार्बन मेट्रिक कहते हैं, टू मेजर एंड रिपोर्ट कार्बन इमिशन फ्रॉम बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। कि जब कोई बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बनता है या बन रहा होता है तो कितना कार्बन इमिट होता है, उसको मापने का जो तरीका होता है उसे कहते हैं कॉमन कार्बन मेट्रिक, जिसको कि UNEP के द्वारा डेवलप किया गया। ठीक है दोस्तों, नाउ जब 1992 के बाद रियो +20 हुई, मतलब 2012 में फिर से रियो डी जेनेरियो में मुलाकात होती है, किसकी? UN के मेंबर की। ठीक है, तो ये 2012 का जो कॉन्फ्रेंस होता है उसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 1992 में एजेंडा 21 लेकर आए थे 300 पन्ने का। ठीक, 2012 में फिर मिलते हैं, जिसका थीम था द फ्यूचर वी वॉन्ट, द फ्यूचर वी वॉन्ट। ओके, नाउ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले। अब दोस्तों देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे जा रहा हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज हुई है 2024 की, और इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। टोटल 166 कंट्रीज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में हम लोग 109वें नंबर पर आते हैं। 109 नंबर पर आते हैं आउट ऑफ 166 कंट्रीज। हमारा जो स्कोर है वो 63.99 है आउट ऑफ 100। पहले नंबर पर आता है फिनलैंड,
दूसरे नंबर पर आता है स्वीडन और तीसरे नंबर पर आता है डेनमार्क। ठीक, मैं फिर से बता देता हूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा रिलीज किया जाता है। 166 कंट्रीज में हमारा 129वां नंबर है। टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी है? फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। ठीक है, हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 17 गोल होते हैं उनमें से सबसे बेहतर परफॉर्म किया नंबर 1, नंबर 4, नंबर 12 एंड नंबर 13 में। ठीक है, इन चारों में हम लोगों ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, 1, 4, 12, 13। ठीक है, नाउ अब अगला जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस जिसको कॉइंट किया था फोरियर ने, वो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनमें कौन कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2O, वाटर वेपर, जितने भी फ्लोरोकार्बन होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, जितने भी फ्लोरोकार्बन होते हैं वो सारे के सारे किस में काउंट होते हैं? ग्रीन हाउस गैस में काउंट होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, जितने भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताता हूं, जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारी सरकारी बिल्डिंगों के बाहर दिखाता रहता है कि इस एरिया का इस वक्त या इस शहर का इस वक्त नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या चल रहा है। तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन सी गैसेस का मेजरमेंट किया जाता है? ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर 10, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लेड। मतलब आप ग्रीन हाउस गैसेस को हटा दीजिए। अगर आपको ग्रीन हाउस गैसेस याद हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस को इसमें नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में शो नहीं किया जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, जितने क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो बचे कौन से? PM2.5, PM10, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, लेड, अमोनिया। ठीक, तो ये क्या होते हैं? ये जो आप कह सकते हैं कि 8 गैसेस होते हैं जिनको पॉइंट किए मतलब मेजर किया जाता है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में। अच्छा, इको मार्क क्या होता है? इको मार्क आप जानते हैं, इसको 1991 में पहली बार इशू किया गया था। और कौन इशू करता है? इसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहा जाता है। मतलब किसी भी चीज़ की गुणवत्ता को नापने के लिए ये कहा जाता है कि इको मार्क देखकर ही कीजिए। नाउ एक होता है एग मार्क, ठीक, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर आपको एग मार्क देखकर ही सामान खरीदने की हिदायत दी जाती है। इसकी शुरुआत हुई थी 1937 में और इसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन इशू करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इको मार्क किसके द्वारा इशू किया जाता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा किया जाता है। ठीक, और एग मार्क किसके द्वारा किया जाता है? डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन के द्वारा। नाउ कोरल रीफ, अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में कहाँ कहाँ कोरल रीफ गए? देखिए, एक तो अंडमान निकोबार, ठीक, आप देख सकते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। एक है गल्फ ऑफ मन्नार, पाल्क बे, ठीक, गल्फ ऑफ कच्छ, ओके। थोड़ा बहुत आपको अरेबियन सी में देखने को मिलेगा, तो आप देख सकते हैं अंडमान एंड निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, पाल्क स्ट्रेट, लक्षद्वीप आइलैंड, थोड़ा बहुत अरेबियन सी। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? कोरल रीफ देखने को मिलता है। एंड अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कोरल रीफ बनने के लिए इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला, पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? आपको बता दूँ, कोरल रीफ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर में ही ग्रो करता है, जहाँ पे टेम्परेचर आपका 20 से 28 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। मतलब ना बहुत अधिक गर्म ना बहुत अधिक ठंड। आइडियल टेम्परेचर होता है 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। फिर से बता देता हूँ, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर में ही ये ग्रो होता है। आइडियल टेम्परेचर होता है 20 से लेकर मतलब टेम्परेचर यूजुअली 20 से लेकर 28, 23 से लेकर 25 आइडियल टेम्परेचर।
याद रखिएगा वाटर की क्लैरिटी काफ़ी होनी चाहिए ताकि फोटोसिंथेसिस बेहतर हो पाए, सनलाइट आपका प्रॉपर पेनिट्रेट कर पाए, पहुंच पाए, ठीक है, क्योंकि कोरल्स को बनने के लिए फोटोसिंथेसिस की जरूरत पड़ती है। वाटर की डेप्थ कितनी होनी चाहिए? कोरल आपका शैलो वाटर में ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो करते हैं। अगर पानी की गहराई लेस देन 50 मीटर डीप बट नो डीपर देन 200 मीटर, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 50 मीटर से लेस देन 50 मीटर, मतलब 50 मीटर से कम की डेप्थ में आपका ये उगता है कोरल, ठीक है। बिकॉज अगर बहुत गहरा हो जाएगा फिर तो भाई सनलाइट एक पॉइंट के बाद तो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा ना, भले ही कितना भी क्लियर वाटर हो, ठीक है। 200 मीटर से अधिक गहराई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नाउ वाटर सैलिनिटी कितना होना चाहिए? 27 से लेकर 40%। इससे ज़्यादा अगर पानी में नमक की मात्रा है, पानी नमकीन है, तो फिर कोरल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। एंड रीफ डेवलपमेंट इज़ मोर कॉमन इन एरिया विद द स्ट्रॉन्ग वेव एक्शन, और वो एरिया जहाँ पर वेव एक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं वहाँ पर इनकी डेवलपमेंट भी बेहतर होती है। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि जो कोरल रीफ होते हैं वो उनकी जो ऑप्टिमम कंडीशन होती है उगने की, नंबर 1 पानी क्लियर होना चाहिए, नंबर 2 डेप्थ आपका 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब शैलो वाटर में ज़्यादा उगता है, 50 मीटर की अगर डेप्थ हो तो बेहतरीन उगेगा। नंबर 3 टेम्परेचर 20 से 28 या आइडियल 23 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सैलिनिटी 27 से 40% तक होना चाहिए, ओके। एंड अगर स्ट्रॉन्ग वेव एक्शन है तो और बेहतर डेवलप होगा। आपको पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरल रीफ कहाँ मिलेगा पता है? ऑस्ट्रेलिया में। नाउ फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है? व्हाट इज फोटोकेमिकल स्मॉग? दोस्तों फोटोकेमिकल स्मॉग, जिसको लॉस एंजलिस स्मॉग भी कहते हैं, ये होता क्या है? अ मिक्सचर ऑफ पॉल्यूटेंट दैट आर फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट टू सनलाइट। जब सनलाइट से रिएक्ट करता है क्या? जब सनलाइट से रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये एक ब्राउन कलर का हेज बनाते हैं सिटीज़ के ऊपर, जिसको कहा जाता है फोटोकेमिकल स्मॉग या लॉस एंजलिस स्मॉग। फिर से बता देता हूँ, जब सनलाइट से वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं तो ये एक ब्राउन हेज बनाते हैं, ठीक है। और मैं ये भी बता देता हूँ कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एक तरह के ऐसे केमिकल होते हैं जो कि गैसेस के फॉर्म में इवेपोरेट होते हैं और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा सोर्स होते हैं, जैसे कि जो पेट्रोलियम फ्यूल्स के कंपोनेंट हो गए, हाइड्रोलिक फ्लूइड्स, पेंट के जो थिनर होते हैं, ड्राई क्लीनिंग एजेंट होते हैं, ये सारे के सारे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो फिर से बता देता हूँ, फोटोकेमिकल स्मॉग जिसे लॉस एंजलिस स्मॉग कहते हैं, ये होता क्या है? जब सनलाइट से नाइट्रोजन के ऑक्साइड या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तो ये सिटी के ऊपर एक ब्राउन हेज बनाते हैं, जिसको फोटोकेमिकल स्मॉग कहा जाता है। नाउ दोस्तों, अब हम बात करेंगे टाइगर सेंसस इन इंडिया की, बिकॉज रिसेंटली रिपोर्ट आया है। देखिए हमारे देश में टोटल कितने टाइगर हैं? हाउ मेनी टाइगर आर देयर इन इंडिया? हमारे देश में, मैं जुलाई 2023 का आंकड़ा बता रहा हूं क्योंकि हर 4 साल में एक बार टाइगर सेंसस होता है, ठीक है, जिसको कंडक्ट कराया जाता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, जो 2005 में बनी, ठीक है। अच्छा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड कुछ और कंजर्वेशन पार्टनर्स के साथ मिलकर टाइगर सेंसस हर 4 साल के बाद कराती है, ठीक। हमारे देश में 2023 के आंकड़े के मुताबिक टोटल 3682 क्या है? टाइगर हैं। पूरे वर्ल्ड के टाइगर का 75% टाइगर पॉपुलेशन आपको इंडिया में मिलेगा, 3682, ठीक है। हमारे देश पर टाइगर मेनली 8 राज्यों में है और टॉप 3 तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड। इसके अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड असम भी है। लेकिन ये जो 3682 टाइगर हैं, ये मेनली आपको 3 राज्यों में सबसे अधिक मिलेंगे। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, कर्नाटक एंड उत्तराखंड, ओके। 3682। हर 4 साल में एक बार टाइगर सेंसस करवाया जाता है। नाउ लेपर्ड सेंसस, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है। 2022 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ये रिपोर्ट किसने रिलीज किया? यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। हमारे देश में जो लेपर्ड है, तेंदुआ, उसकी टोटल पॉपुलेशन है 13,874। 2018 के मुकाबले बढ़ोतरी पाई गई है। 2018 में ये संख्या थी 12,852,
आपको पुराना नहीं याद रखना है, लेकिन ये वाला याद रखना है। जैसे कि आपने पढ़ा कि 3682 क्या है, टाइगर हैं। उसी तरह 13874 लेपर्ड हैं। और लेपर्ड आपको मेनली 3 राज्यों में सबसे अधिक मिलेंगे, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बगल में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक और कर्नाटक के बाद तमिलनाडु। आप बस जैसे कि टाइगर पढ़ा आपने, टाइगर में क्या था, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, ठीक है। उसी तरह अगर आप लेपर्ड के बारे में बात करेंगे तो लेपर्ड में हो जाएगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। 13874 लेपर्ड हैं, 3682 क्या है, टाइगर हैं। अब बात करते हैं किसकी, स्नो लेपर्ड की। तो जनवरी 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग भारत में 718 स्नो लेपर्ड हैं। 7 + 1 = 8, 718 स्नो लेपर्ड हैं। सबसे अधिक लद्दाख में, लद्दाख के बाद उत्तराखंड में, उत्तराखंड के बाद हिमाचल में। ठीक है दोस्तों, तो फिर से बता देता हूं, टाइगर कितने हैं, 3682। सबसे अधिक कहां मिलेंगे, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद उत्तराखंड। लेपर्ड कितने हैं, 13874। टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं, टॉप 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। स्नो लेपर्ड कितने हैं, 718। कहाँ पर सबसे अधिक है, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल। नाउ अब ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूजुअली ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं, लेकिन बचपन से पढ़ने के कारण कहीं ना कहीं हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि अरे यार टॉप 2 के तो गैसेस पता है। सबसे अधिक आपका नाइट्रोजन है 78%, और उसके बाद ऑक्सीजन है 20.9, मतलब 21%। एंड व्हाट अबाउट द 3, 4 एंड 5? तो तीसरे नंबर पर सबसे अधिक पाया जाता है आर्गन, 0.934, अप्रॉक्सीमेट करीब 1%, एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.037%। ओके, नाउ उसके बाद पाया जाता है नियॉन, नियॉन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद मीथेन, मीथेन के बाद क्रिप्टन। ओके, तो नोबल गैसेस कौन कौन से हुए, नोबल गैसेस हो गए आर्गन, आर्गन के बाद नियॉन, नियॉन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद क्रिप्टन। और 2 ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। अच्छा, उसके बगल में ये क्या है दोस्तों, ये बता देता हूं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ये इकोलॉजिकल सक्सेशन के स्टेप है। सबसे पहले होता है न्यूडेशन, न्यूडेशन के बाद माइग्रेशन, माइग्रेशन के बाद एसेसिस, एसेसिस के बाद होता है रिएक्शन, रिएक्शन के बाद कंपटीशन, कंपटीशन के बाद स्टेबलाइजेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन के स्टेप होते हैं, फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूं। सबसे पहले होता है न्यूडेशन, न्यूडेशन के बाद होता है माइग्रेशन, माइग्रेशन के बाद होता है एसेसिस, ठीक। देन देयर आफ्टर होता है रिएक्शन, रिएक्शन के बाद कंपटीशन, कंपटीशन के बाद स्टेबलाइजेशन। नाउ करेक्ट ऑर्डर क्या है सॉइल इरोजन प्रोसेस का, यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले होता है स्प्लैश इरोजन, स्प्लैश इरोजन के बाद होता है शीट इरोजन, शीट इरोजन के बाद होता है रिल इरोजन, रिल इरोजन के बाद होता है गली इरोजन। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि आपको इसको ऑर्डर में सजाना है कि पहले कौन सा इरोजन होता है, बाद में कौन सा इरोजन होता है। स्प्लैश, शीट, रिल एंड गली इरोजन। नाउ ये कुछ थ्योरीज हैं, आपको बस ये जानना है कि किसके द्वारा दिया गया है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्लास 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें यह बताया गया है कि टाइम के साथ साथ पॉपुलेशन किस प्रकार से चेंज होती है। 1929 में अमेरिका के एक डेमोग्राफर थे जिनका नाम था वैरन थॉम्सन, उन्होंने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी दी थी। आप सिर्फ और सिर्फ ये याद रखिए कि किस डेमोग्राफर ने कौन सी थ्योरी दी थी। देन एक ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी थी जिसको 1924 में एक बुक थी वेल्थ, किसकी, एडविन कैनन की, उन्होंने प्रपोज किया था। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी एडविन कैनन। सोशल मैल एडजस्टमेंट थ्योरी, ठीक है, जिसको हेनरी जॉर्ज ने प्रपोज किया था। इसमें यह था, इसमें यह बताया गया था कि जो सोशल इश्यूज होते हैं, सामाजिक दिक्कतें जो होती हैं और जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं, वही प्राइमरी कॉजेज होती हैं पॉपुलेशन ग्रोथ का। मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ से जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो इन्हीं सोशल इश्यूज एंड इनइक्वालिटी के चलते होती हैं। तो ये हेनरी जॉर्ज के द्वारा दिया गया। फिर से बता देता हूँ, स्प्लैश इरोजन, शीट इरोजन, रिल इरोजन, गली इरोजन, ठीक। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, वैरन थॉम्सन के द्वारा दी गई थी। और ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी एडविन कैनन, ठीक। सोशल मैल एडजस्टमेंट थ्योरी हेनरी जॉर्ज के द्वारा दी गई थी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जितना भी मैंने आप लोगों को ईवीएस में बताया, ये आपके
किसी भी पेपर में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए, मस्त रहिए, कूल रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू सो मच।